चलो देखो, टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू मासेस भी दिए हुए हैं 0.3 kg 0.2 kg 0.3 0.2 आर अटैच टू लाइट एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सही 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 सही। पी लाइज ऑन अ स्मूथ प्लेन। पी का जो प्लेन है ये स्मूथ है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी। विच इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्रीज। क्यू लाइज ऑन अ प्लेन बीसी विच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज। द स्ट्रिंग इज टॉट, मतलब कनेक्टेड है पार्टिकल्स, कैन मूव इन लाइंस ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द टू प्लेन्स। ठीक है ठीक है, 30 डिग्रीज 60 डिग्री सब नजर आ रहा है। इट इज गिवन दैट द बी सी इज स्मूथ। ये ए बी जो था, वो पी वाला जो सर्फेस है वो तो स्मूथ है ही, इसके अलावा कह रहा है कि ये भी अगर फर्स्ट पार्ट में स्मूथ है एंड दैट पार्टिकल्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वही काम करना है जो हम करते हुए आ रहे थे। तो इसको भी हम कॉम्पोनेंट्स में तोड़ेंगे। तो इसका वेट कॉम्पोनेंट हो जाएगा 0.3 × 10 mg साइन थीटा। तो 3 sin 60 हो जाएगा, क्योंकि 0.3 × 10 mg, तो 3 हो जाएगा। और इसका वेट कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ होगा, 2 sin 30 होगा इसका। और टेंशन भी इसको नीचे खींच रही है, ये भी इसको ऊपर खींच रहा है। ठीक है, इट इज गिवन दैट। और सही है सही है। और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? बस टेंशन, यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रही है, यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रही है। और ये इसका वेट कंपोनेंट होगा अंदर की तरफ 3 cos 60, और इसका अंदर की तरफ होगा 2 cos 30। अब मैं पी और क्यू दोनों के लिए इक्वेशन बनाता हूँ। तो पी की इक्वेशन बन जाएगी एफ इजिकल्स टू एम ए के लिए। अजम्पशन मेरा ये है कि डेफिनेटली ये दोनों नीचे आ रहे हैं। ऐसा ही होगा ना, वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, वो भी इस तरफ ही आ रहा है। तो हमारे पास जो 3 sin 60 है माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए 0.3 टाइम्स ए। और क्यू के लिए बनाते हैं तो टी भी नीचे की तरफ है पॉजिटिव, और वो भी पॉजिटिव है, प्लस 2 sin 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 ए। तो देखा जाए तो इफ वी ऐड अप द टू इक्वेशन, ये टी और माइनस टी कट जाएगा। सो 3 sin 60 प्लस 2 sin 30, ये क्या होता है? 3 sin 60 प्लस 2 sin 30, 3.5981 इज इक्वल टू 0.5 ए। तो एक्सेलरेशन आ जाएगी इससे, आंसर डिवाइडेड बाय 0.5, तो 7.196 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें चाहिए टेंशन, तो टेंशन के लिए 0.2 टाइम्स ए माइनस 2 sin 30, 0.2 टाइम्स आंसर। आंसर क्या था हमारा? हाँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, और ये जो हमारा एक्सेलरेशन है थी मल्टीप्लाई बाय 0.2। ये जो आंसर आया उसमें से माइनस करते हैं 2 sin 30, तो 0.439 न्यूटन। ये हमारा टेंशन आ गया। इसको एक दफ़ा वापस चेक करने में मुझे शक हो रहा है। हाँ सही है, 4392। तो ये टेंशन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया, सही है। सेकंड पार्ट, इट इज गिवन इंस्टेड दैट द प्लेन बी सी इज रफ। अच्छा, बी सी जो है वो रफ है। अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड टू क्यू डायरेक्टली अप द प्लेन अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेड स्लोप। तो क्यू के ऊपर एक और फोर्स लग रही है जो कि ऊपर की तरफ लग रही है, 3 न्यूटन की, अब द स्लोप इसने बोला था पार्ट बी में। और कह रहा है कि बी सी इज रफ। तो यहाँ पर अब ये रफ हो गया, तो यहाँ पे म्यू होगा। इट इज
म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा. फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन क्यू एंड द प्लेन बी सी फॉर विच द पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट. अब यहाँ पे देखो लीस्ट वैल्यू, ये इसने चालाकी इसने बताई है. इसमें सोचने वाली बात है कि अगर बोलता कि सिंपल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो तो हम कोशिश करके निकाल लेते, लेकिन इसने बोला लीस्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. इसका मतलब है कि हो सकता है कि हमारे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के दो आंसर हैं, और उसमें से जो छोटा वाला आंसर ना वो हमारा आंसर हो. समझ रहे हो? तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं. थोड़ा सा सोचो, अगर किसी का दिमाग चलता है. मुझे बताओ नूर, क्या क्या बोलना चाह रहा है. इसने बोला है कि ये 3 न्यूटन की फोर्स ऊपर लग रही है और फ्रिक्शन यहाँ पर है, तो दो वैल्यूज कैसे आएंगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, क्यों आएंगी? सर ये ऐसा हो सकता है कि एक दफा ऊपर को कंसिडर करेंगे, एक दफा नीचे जाने को कंसिडर करेंगे पार्टिकल। लेकिन इसने बोला है कि पार्टिकल फॉर विच द पार्टिकल्स रिमेन एट रेस्ट. इसने बोला ही नहीं है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. रिमेन्स एट रेस्ट. फिर ऐसे हो सकता है कि क्वाड्रेटिकली हो जाएगा वो। क्वाड्रेटिक, हाँ अच्छा अच्छा आइडिया है. लेकिन क्वाड्रेटिक, अभी तक जितने भी हमने इक्वेशन बनाई हैं वो लीनियर इक्वेशन ही बन रही है, सिंपल वाली ना. टी स्क्वायर तो मेरे ख्याल से किसी इक्वेशन में मुश्किल है. लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि क्वेश्चन पूछा कैसे है क्या। अच्छा आइडिया है, लेकिन फिर इसका करोगे क्या मतलब फिर आगे? जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। लेकिन वो इक्वेशंस तो हमें ऐसे ही बनानी पड़ेंगी ना. इक्वेशंस तो हमारे जैसे बनती हैं, ये पी और क्यू की जैसे मैंने अभी बनाई थी वैसे ही बनेगी. और जब साइमल्टेनियस सॉल्व भी करूंगा तो टी और टी कट जाएगा और ए तो क्वाड्रेटिक तक मेरे ख्याल से पहुंच नहीं पाएगा. कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, दो वेरिएबल्स आपस में कभी. अच्छा आइडिया, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है आंसर. इसमें कह रहा हूँ, इसमें इसमें देखो, हमने पढ़ा है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. अब पहले जो था, जब फोर्स 3 न्यूटन की नहीं थी, तो हमने ये अजम्पशन लगा लिया था, दिमाग भी हम ये कर रहा था, लॉजिक भी ये कर रही थी कि भाई दोनों नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि दोनों डिक्लाइन हुए हुए हैं और वेट नीचे की तरफ खींचेगा उसको तो नीचे आ जाएगा. अब मसला ये है कि 3 न्यूटन वाली फोर्स की वजह से इसमें दो दो केसेस हो सकते हैं इस सवाल में. एक केस ये हो सकता है कि 3 न्यूटन वाली जो है इट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग बोथ ऑफ देम अप, है ना. केस नंबर 1, कि ये जो आपके पास 3 न्यूटन की वजह से जो मोशन इंड्यूस होगा, इट विल बी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग अप. तो उस केस में हमारा फ्रिक्शन जो है वो नीचे की तरफ लगेगा. और सेकंड केस क्या होगा कि हो सकता है कि फ्रिक्शन इतनी हो कि 3 न्यूटन वाली जो ये फोर्स की वजह से जो सिस्टम बन रहा है, इट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग डाउन हो. समझ आई ये बात? अब ये हमें नहीं बताया ना इसने कि 3 न्यूटन की वजह से हो क्या रहा है. जिसने बोला कि ये पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट, तो लिमिट इक्विलिब्रियम में वो रेस्ट पर ही रहते हैं, लेकिन इट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग अप या डाउन, इस तरीके से होता है. तो अब हमारे पास फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है ना दोनों केसेस में अलग होंगी, और जब फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी तो अलग अलग म्यू भी आ सकते हैं हमारे पास. तो इस फिर तरीके से इसका ये मतलब है कि 3 न्यूटन, एक ये केस है कि अभी वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर 3 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा होएगा तो फिर वो ऊपर की तरफ दोनों पार्टिकल्स मूव करेंगे। हम्म, अच्छा। ये भी कह सकते हो. 3 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो हो सकता है कि पार्टिकल दोनों ऊपर चल जाएं, और 3 न्यूटन से ऐसा हो सकता है कि 3 न्यूटन से थोड़ा सा कम हो तो दोनों पार्टिकल नीचे आ जाएंगे. तो ये 3 न्यूटन की वजह से दो केसेस बन सकते हैं. या तो ये 3 न्यूटन से अगर थोड़ा ऊपर नीचे करूँ तो दोनों ऊपर चले जाएंगे, वर्ज ऑफ मूविंग अप या फिर वर्ज ऑफ मूविंग डाउन. तो इन दोनों केस में हमारे पास इक्वेशन बनेंगी और फिर वो साइमल्टेनियस सॉल्व करके हमें म्यू पता चलेगा. इस वजह से इसने बोला कि इन दोनों केस में जो लीस्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगी ना वो हम लेंगे. अब थोड़ा सा और लॉजिकल करो काम, क्योंकि 5 मार्क का है, जल्दी काम हो जाएगा. कि आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि कौन से केस में हमारे पास म्यू छोटा आएगा, तो हम वो वाला केस पहले पहले लेते हैं. मेरे ख्याल से लॉजिक ये कह रही है कि
जस्ट ऑन द मूविंग ऑफ जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग डाउन जो है ना, उसमें म्यू छोटा है, कम फ्रिक्शन चाहिए होगी। लेकिन चलो ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लग रहा है, तो इसको हम करके देख लेते हैं। अगर पहले हम करते हैं जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग अप, तो जब अप होगा तो हमारा अजम्पशन क्या होगा कि हमारे एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं क्यू के लिए बनाता हूँ इक्वेशन, सॉरी पी के लिए इक्वेशन बनाता हूँ, क्यू पहले बना लेते हैं, क्यू ऊपर है, तो 3 न्यूटन वाला फोर्स बड़ा होगा, तभी तो ये जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग अप। तो 3 माइनस वेट कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ है, 2 sin 30। इसके साथ साथ अगर ये वर्ज ऑफ मूविंग अप है तो फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा होगा, एफ मैक्स। तो एफ मैक्स क्या होता है, म्यू एन। तो म्यू और एन क्या होगा, एन हमारा वही जो 2 cos 30 है, जो कि वेट कॉम्पोनेंट है टुवर्ड्स द सरफेस, हाँ टुवर्ड्स द सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो म्यू 2 cos 30, और टेंशन भी इसको नीचे खींच रही है, माइनस टेंशन इज इक्वल टू जीरो होगा। इज इक्वल जीरो क्यों, क्योंकि जस्ट ऑन द वर्ड से ये रेस्ट पर है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब है एम टाइम जीरो, तो जीरो ही हो जाएगा ना। ये पहली इक्वेशन बन गई। और फिर क्यू के लिए बनाते हैं, तो क्यू भी क्या होगा, इस तरीके से होगा कि हमारे पास ये पी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टेंशन ऊपर है, माइनस वेट 3 sin 60, और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी नीचे लग रही होगी इसमें भी। इसने बताया इसका म्यू कितना है। बी सी इज स्मूथ, फाइंड द टेंशन, बी सी इज रफ, ए बी स्मूथली इंक्लाइंड, अच्छा पी लाइज ऑन द स्मूथ सरफेस, अच्छा ये तो स्मूथ ही है, इसका इसका मसला नहीं है। पी लाइज ऑन अ स्मूथ प्लेन, तो यहाँ पे तो म्यू है ही नहीं ना इसका, तो इसका फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। क्यू लाइज ऑन द प्लेन विच इज इंक्लाइंड, पहले पार्ट में समझा था कि क्यू वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है, अब यह कह रहा है कि वो स्मूथ नहीं है। तो टी -3 sin 60, और क्या लग रहा है, बस टी ऊपर है और नीचे वेट है, इसी को जीरो हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, टी का आंसर यहाँ से आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 3 sin 60, और इस टी को मैं ऊपर डाल दूंगा तो मेरे पास म्यू का आंसर आ जाएगा, 3 - 2 sin 30 माइनस म्यू 2 cos 30 माइनस टी, टी हमने निकाल चुके हैं, क्या है 3 sin 60 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से म्यू को निकालते हैं हम, तो 3 को लेफ्ट पे ले जाओ, -3, 2 sin 30 नेगेटिव है, वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 sin 30, और +3 cos, सॉरी sin 60। कुछ मसला है, कुछ मसला लग रहा है, -3 फ्रिक्शन नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास ये हो रहा है -μ 2 cos 30 इज इक्वल टू 0.598। तो नेगेटिव आना नहीं चाहिए ना, ये तो म्यू हमारा नेगेटिव आ रहा है, कुछ मसला किया हमने। क्यू के लिए हमारे पास 3, और नीचे की तरफ 2 sin 30, 3 sin 60, ये तो स्मूथ ही है, ठीक है। फ्रिक्शन टेंशन नीचे की तरफ है, फ्रिक्शन भी नेगेटिव है, 2 cos 30, 2 cos 30 -2 sin 30, सही है, लिखा तो सब कुछ सही है मेरे ख्याल से। देखो जीरो, और 3 sin 60, टेंशन जो है वो 3 sin 60 है। यहाँ से अगर हम निकालते हैं हमारे पास, तो ये म्यू नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, लेकिन चलो खैर निकाल के रखते हैं।
ये आंसर आया डिवाइड बाय 2 cos 30, तो -0.345। अब दूसरा केस लगा के देखते हैं। दूसरे केस में हमारे पास कि ये जो है दोनों ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग डाउन है, तो अगर मूविंग डाउन होगा तो उस वक्त हमारे पास जो पी वाला पार्टिकल है उसका जो वेट कॉम्पोनेंट है वो बड़ा है, सो 3 sin 60, और टेंशन छोटा है तभी तो वो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, इक्वल्स टू 0 हो गया। और क्यू के लिए क्या बनेगा, क्यू के लिए जो हमारे पास है वो टेंशन बड़ी हो जाएगी और इसका वेट कंपोनेंट भी ऐड हो रहा है नीचे की तरफ 2 sin 30, लेकिन जो फ्रिक्शन होगी अब इसके लिए ऊपर की तरफ लग रही होगी, सॉरी फ्रिक्शन है ये एफ मैक्स, क्योंकि अब जो है दोनों ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग डाउन है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रही होगी, तो जो कि क्या होगी -μ2 cos 30 μn। और बस एक और फोर्स क्या है, हाँ 3 न्यूटन वाली फोर्स भी था, -3 न्यूटन इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन ये टी का आंसर वही आ रहा है 3 sin 60, और ये डालते हैं हम यहाँ पे तो 3 sin 60 + 2 sin 30 -3 इज इक्वल्स टू +μ2 cos 30, so 3 sin 60 + 2 sin 30 -3 -3 और ये जो आंसर आ रहा है ये डिवाइड होगा बाय 2 cos 30, तो ये यहाँ से आ रहा है 0.345 ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग डाउन है, ये मूविंग डाउन। लेकिन उस केस में मेरे ख्याल से नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो केस पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैंने ये सवाल सही किया है, क्योंकि मुझे तो और कोई गलती नज़र नहीं आ रही, स्ट्रिंग इज टॉट ग्रेटेस्ट स्लोप 0.2 सही है। इसका आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं, इसका पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन एक दो आप लाइक ओवरव्यू एक्सप्लेन कर सकते हैं हाँ पूरा हाँ हाँ, करवा दूँ एक दफ़ा आंसर सही आ जाए। 0.345, ठीक है, इसका मतलब है सही किया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी 0.345। अच्छा एक बार ये बड़े काम का सवाल था तो इस वजह से इसको एक और दफ़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला है आपको, पहला पार्ट तो समझ में आ गया ना, वो तो इजी था। जी सर। सेकंड पार्ट में इट इज नाउ गिवन दैट इंस्टेड द बी सी इज रफ। अब यहाँ पे रफ था, अब ये वाला सरफेस अब रफ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन अब अप्लाई होगी। अब फोर्स ऑफ 3 न्यूटन भी लग रही है इसके ऊपर, अब ये 3 न्यूटन भी लग रही है और इज अप्लाई टू क्यू डायरेक्टली। अब द सही है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन क्यू एंड द प्लेन बी सी फॉर विच द पार्टिकल्स रिमेन है। पहली बात तो इसने बोला है कि पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट, फोर्सेस सारी लग रही हैं लेकिन पार्टिकल इज रिमेन एट रेस्ट। तो ये कब होता है, ये तभी होता है जब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होता है, कि सारी फोर्सेस लग रही हों और कोई चीज हिल नहीं रही, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। अब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जो है ना, दो केस हो सकते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, या तो ये जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग अप है, या तो ये जस्ट ऑन द केस ऑफ वर्ज ऑफ मूविंग डाउन है। उन दोनों केसेस में फर्क क्या आएगा, मेरे फ्रिक्शन के डायरेक्शन में फर्क आ जाएगा। अगर ये जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग अप है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगी, अप वाले में फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रही होगी। और अगर ये जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग डाउन है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन ऊपर लग रही होगी। सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की वजह से मेरे पास म्यू के दो आंसर्स आ रहे हैं, उसमें से जो मेरा ज्यादा रियलिस्टिक आंसर पॉजिटिव आंसर आया ना वो मेरा आंसर आ गया और ये वाला 0 आ गया। मैंने क्या किया पहले इस केस में, यहाँ पर मैंने इस वाले केस में मैंने रखा था मूविंग अप, तो जब मूविंग अप था इसका मतलब है कि फ्रिक्शन नीचे की तरफ था, फ्रिक्शन मैंने नीचे रखा था। और मूविंग अप है इसका मतलब है 3 न्यूटन वाली इतनी बड़ी फोर्स है कि वो सारी नीचे वाली फोर्सेस को ओवरकम भी कर रही है, और इट इज जस्ट ऑन द मूविंग, मतलब जस्ट इन द वर्ज ऑफ मूविंग अप है। उसका मतलब है 3 न्यूटन सबसे बड़ा था, तो 3 में से माइनस किया मैंने 2 sin 30 जो कि नीचे की तरफ है,
और मैंने माइनस किया फ्रिक्शन जो कि अगेन नीचे की तरफ है क्योंकि ये जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग अप है, और मैंने माइनस किया टेंशन। टेंशन भी हमेशा टुवर्ड्स द पुली होती है, ठीक है। तो 3 माइनस ये वेट कॉम्पोनेंट माइनस फ्रिक्शन माइनस टेंशन, और इज इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि ये मोशन नहीं है, लिमिट इक्विलिब्रियम है, तो एक्सेलरेशन 0 होगी। तो ये इक्वेशन बन गई क्यू के लिए। अब ये पी के लिए, अब अगर क्यू ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली पी भी ऊपर ही जाएगा ना। तो अगर ये पी ऊपर जा रहा है तो टेंशन डेफिनेटली इतना बड़ा है कि इट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग इट अप। सो टेंशन माइनस इसका वेट कॉम्पोनेंट कर दिया इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। क्या हुआ? हाँ भाई, आवाज आ रही है? जी जी सर। सर। हाँ, कितना सुना? गायब हो गई। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं। कितना? चलो ये वाला वापस बता देता हूँ। जब मूविंग अप रखा तो मेरा जो है 3 न्यूटन वाली फोर्स वाज लार्ज इनफ टू टेक इट जस्ट अप। तो मैंने 3 न्यूटन में से इसका वेट कॉम्पोनेंट सब्ट्रैक्ट किया जो कि नीचे की तरफ है, फ्रिक्शन सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि नीचे की तरफ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा, और टेंशन भी टुवर्ड्स द पुली होता तो वो भी नीचे की तरफ है, तो ये सारे सब्ट्रैक्ट हुए इसके अंदर से, इक्वल टू 0 क्योंकि एक्सीलरेशन 0। फिर ये मैंने पी के लिए बनाया तो इट इज अगेन ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग अप, तो टेंशन इतनी बड़ी है कि जस्ट उसको ऊपर लेकर जा सकती है। सो टेंशन माइनस इसका वेट कॉम्पोनेंट, तो वेट कॉम्पोनेंट में से मैंने टी निकाल लिया और टी को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे पास म्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा था। अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना म्यू, तो इस वजह से मैं जो हूँ यहाँ पे अनश्योर था, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। एग्जाम में बैठा हूँ, अब ये नेगेटिव आ रहा है। अब मैंने हर चीज़ देख ली कि भाई हर चीज़ मैंने सही से रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव सारा चेक कर लिया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई दूसरा केस भी कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या बनता है। तो मैंने दूसरा केस लगाया जिसके अंदर मूविंग डाउन रखा मैंने, और जब मूविंग डाउन रखा मैंने तो अब क्या हो जाएगा? इट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग डाउन, तो फ्रिक्शन अप हो जाएगी। और डाउन कौन कौन खींच रहा है इसको? वेट कॉम्पोनेंट नीचे खींच रहा है इसको, और टेंशन नीचे खींच रही है। सो टेंशन प्लस वेट कॉम्पोनेंट -3 न्यूटन और माइनस फ्रिक्शन, ये मेरा पी के लिए क्यू के लिए बन रहा है। देखो, टेंशन प्लस वेट कॉम्पोनेंट माइनस फ्रिक्शन -3 न्यूटन, क्योंकि ये दोनों ऊपर खींच रहे हैं और ये दोनों नीचे खींच रहे हैं। और पी भी क्या होगा? अगर क्यू नीचे आ रहा है तो ये भी डेफिनेटली नीचे जा रहा है, तो इसका वेट कॉम्पोनेंट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग इट डाउन। तो वेट 3 sin थीटा माइनस टेंशन, तो इससे मेरा टेंशन आ गया, और उस टेंशन को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे पास म्यू आ गया। तो इसका मतलब है ये रियलिस्टिक ज्यादा आंसर है, पॉजिटिव आंसर आ गया, तो ये मेरा हो गया आंसर। समझ आया? जी सर। लिख लो इसको अगर लिखना है किसी को तो। 10 मार्क का सवाल है ये, डिफ्रेंशिएट करता है ए स्टार और ए में। M1 में, P3 में, P1 में हमेशा एक दो सवाल ऐसे होते हैं जो कि ए और से आपको ए स्टार में ले जा सकता है, या ए स्टार से आपको ए पे ले जा सकता है। ये मेरे ख्याल से इस एयर का सवाल था जो कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था। कोई भी एयर निकाल दो ना, हमेशा कुछ सवाल ऐसे रखता है एग्जामिनर कि भाई बच्चे कम से कम पास हो जाए, फिर कुछ सवाल ऐसे रखता है एग्जामिनर कि भाई बच्चे का बी से ए हो जाए या ए से बी हो जाए अगर उसने सही कर लिया। और फाइनल सवाल एक सवाल हमेशा होता है एक पेपर में जो कि सबसे टफ होता है सवाल, और वो फिर डिफाइन करता है कि भाई हाँ ये बच्चा जो है ए स्टार वाला है या ए वाला है। मई जून 23 में आया था ना वो 3 सॉल्यूशंस वाला, पेपर 1 का। हम्म। वो पता नहीं जो अजीब ही है सवाल ना, था वो। वो तो खत्म कर दिया था सबको खत्म। मैंने भी जब मैंने पहली अर्ली दफा अटेम्प्ट किया मुझे भी काफी टाइम लगा था। मैंने यार और अच्छा। उसके आखिरी के 3 सवाल बहुत मुश्किल थे। मैंने अर्ली जब करा था ना, बहुत आखिरी हम्म। के 3 सवाल उसके बहुत मुश्किल थे, उसके अलावा भी। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे करके आए थे। मई जून 23 में मेरा रिजल्ट इतना खास नहीं आया था, मुश्किल से एक दो ए या ए से आए थे, वहाँ तकरीबन का बी या सी, या मेरा बड़ा दुख हुआ था। मैं सोच रहा था पता नहीं कैसा पेपर दे दिया, क्या दे दिया, बच्चे रोते हुए आ रहे हैं सारे। वो मेरा ख्याल है उसमें एक आइडेंटिटी लग रही थी जो फॉर्मूला शीट में होती है ना। मुझे याद नहीं है, मुझे क्योंकि काफी टाइम हो गया उसके साथ। मैं तो एड एक्सेल पढ़ा रहा हूँ, फिर ये पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ा रहा हूँ, पेपर असल में भूल जाता हूँ सवाल। आएगा कभी तो फिर देखेंगे, हम करेंगे जरूर वापस।
लिख लिया हो तो बताओ, फिर नेक्स्ट सवाल करते जी सर। हैं। सही है, नूर कर लिया? जी सर। ठीक है। आज सारे कोई भी नहीं आ रहा, मैसेज देख लिया फिर भी नहीं आया। एक और सवाल है, बड़ा अच्छा, मुझे याद है। इसमें मुझे अपने टाइम पे थोड़ा इशू हुआ था। ये वाला बड़ा यूनिक सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 102। और हमेशा इसको वापस अटेम्प्ट करते हुए मुझे डर लगता है यार गलत ना हो जाए। सही तो 2003 गए, अब तो खैर इस टाइप के सवाल आते ही नहीं होंगे। नहीं नहीं, तो लॉजिक तो है ना, ये सीखना तो पड़ेगा। कनेक्टेड पार्टिकल्स ही हैं, आ सकता है भाई। हालांकि मुझे याद है फिर इतना मुश्किल नहीं था, ये लगता था मुश्किल। S1 S2 और लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब देखो दो स्ट्रिंग हो गई हैं, उसका मतलब है दोनों के अंदर अलग अलग टेंशन होगी। मैंने बताया था आप लोगों को। और लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग A एंड B आर पार्टिकल्स ऑफ ईच ऑफ मास 0.2, तो ये भी 0.2 kg, ये भी 0.2 kg। Particle A is suspended from a fixed point O by the string S1 and the particle लंबी की हुई है। Particles hang in equilibrium as shown. Find the tension in S1 and S2। अच्छा, तो पार्टिकल 1 के लिए, अच्छा यहाँ पे टेंशन T1 और यहाँ पे टेंशन T2। फाइंड द टेंशंस इन S1 एंड S2। तभी तभी इसने देखो खुद ही बोला, इसने दो टेंशन है, टेंशंस इन S1 एंड S2, वो उसमें सही है इस तरीके से। अब मैं बनाता हूँ पार्टिकल A के लिए इक्वेशन। तो A का वेट नीचे की तरफ है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे, तो जितनी फोर्सेस नीचे लग रही हैं उतनी ही फोर्सेस ऊपर लग रही है। तो वेट इसका कितना होगा, mg, 0.2 × 10। तो वेट नीचे की तरफ है 0.2 × 10 प्लस T2 भी जो है इसको नीचे खींच रहा है, T2 इज इक्वल टू T1 इसको ऊपर खींच रहा है बस। इस तरीके से अब बी के लिए बनाते हैं। तो बी का वेट नीचे की तरफ है 0.2 × 10, और इसको ऊपर खींचने वाला सिर्फ T2 है। तो 0.2 × 10 इज इक्वल टू T2। तो T2 हमारे पास आ गया 2 न्यूटन। और अगर T2 को ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू T1। सो T1 आ गया हमारे पास 4 न्यूटन। ये है पहला पार्ट हो गया। नहीं, इक्वल्स टू T1 और इक्वल्स टू T2 क्यों क्यों किया आपने? क्या क्या क्यों किया ये वाला? आ, जी, इसमें जो इक्वल्स टू T1 और इक्वल्स टू T2 है, ये क्यों किया? मैंने पहले F = ma लगाया, या सिंपल फोर्सेस की जो हमने लगाते हैं। ये इक्विलिब्रियम पे था ना। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जितने फोर्स ऊपर लग रही हैं उतनी ही नीचे लग रही हैं, जितनी राइट पे लग रही हैं उतनी ही लेफ्ट पे लग रही हैं। हम्म। नीचे फोर्स लग रही थी वेट फॉर ए, हम्म। ए को नीचे खींच रहा था वेट, और ए को नीचे खींच रहा था ये T2। वो तो सही ये है, यहाँ सही पे आ सही गया, और T1 सिर्फ इसको ऊपर खींच रहा था तो वो राइट पर आ गया। सही है। ओके। और बी के लिए वेट नीचे खींच रहा था और T2 ऊपर खींच रहा था, तो ये सर ये वाला आ गया। तो T2 निकाल के फिर मैंने T1 निकाल लिया। फिर कह रहा है स्ट्रिंग S1 इज कट, ऊपर वाली को काट दिया, एंड पार्टिकल्स गिर जाएंगे। एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन ए is 0.4 and the air resistance acting on B is 0.2. Find the acceleration of particles and the tension in S2। अच्छा, अभी भी टॉट ही है, मतलब साथ ही गिर रहे हैं। तो ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, और ये कनेक्ट हुए हुए हैं। इसको टेंशन ये खींच रही है, इसको टेंशन ऊपर खींच रही है, और ये टेंशन है T2। वेट A का 2 न्यूटन नीचे खींच रहा है, B का वेट भी 2 न्यूटन नीचे खींच रहा है। इसके अलावा फ्रिक्शन A को ऊपर खींच रहा है कितना, 0.4 न्यूटन, और B को फ्रिक्शन ऊपर खींच रहा है 0.2 न्यूटन। और तो कोई मेरे पास मेरे ख्याल से फोर्स नहीं है। और अजम्पशन हमारी ये है कि ये पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं,
एक्सेलरेशन हो रही है नीचे की तरफ, क्योंकि जब कटेगा तो नीचे ही गिरेंगे। ये अजम्पशन नहीं है तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो एक्सेलरेशन निकालनी है, टेंशन निकालनी है, तो अब मैं ए के लिए बनाता हूँ। तो ए के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं नीचे की तरफ, T2 प्लस 2 माइनस 0.4 इज इक्वल टू एम ए। पार्टिकल ए का जो मास था वो 0.2 था। बी के लिए बनाते हैं। सो वेट नीचे की तरफ है 2, T2 ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव T2 और नेगेटिव 0.42 इज इक्वल टू 0.2 ए। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो ये T2 कट रहे हैं। 2 प्लस 2 4 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4 ए। सो 3.4 इज इक्वल टू 0.4 ए, तो ए आ जाएगा कितना आता है 3.4 डिवाइड बाई 0.4, 34 डिवाइड बाई 4, 8.5। 8.5 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पहला पार्ट हो गया। फिर कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकाली, टेंशन निकालनी। टेंशन के लिए भी किसी एक इक्वेशन में डाल दो। तो T2 निकालने के लिए आप 0.2 टाइम्स 8.5 माइनस 2 प्लस 0.4 इस इक्वेशन में डाला मैंने। तो निकाल लो कितना आता है T2। 2.65। सही है, इतना मुश्किल नहीं था जितना लग रहा है। ये अच्छा था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लिख लो, इसको करना है लिख लो, समझ लो, सवाल हो तो पूछ लो।
ठीक है, कॉपी कर लिया। जी सर। जी सर। कोई और सवाल देखते हैं जो अच्छा हो। 97 हम कर चुके थे। ये वाला करवा देता हूँ। बस ये आज के लिए काफ़ी है, लास्ट है। नेक्स्ट क्लास में अब मोमेंटम रहता है हमारा, और वर्क पावर एनर्जी। ठीक है। तो अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 65 सेंटीमीटर, कंप्लीट लेंथ 65 सेंटीमीटर है, एट अ हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है ये? एंड अबव द अदर एंड, सही है। पी एंड क्यू ऑफ मास 0.13, ये 0.13 kg है, और ये 0.11 kg है। और अटैच द एंड ऑफ, सही है सही है सही है सही है सही है, लंबी की भी है। हाँ। पार्टिकल पी इज हेल्ड एट रेस्ट ऑन द प्लेन एंड क्यू हैंग्स वर्टिकली। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, पी स्टार्ट्स टू मूव अप द प्लेन। अच्छा, इसने असम्पशन भी बता दिया हमें कि भाई, असम्पशन नहीं, इसने बता दिया कि ऊपर जा रहा है। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पी ड्यूरिंग इट्स मोशन अप द प्लेन। ये तो सिंपल है। तो वेट कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, ये थीटा किस होगा, निकालना पड़ेगा ना। साइन थीटा किसके बराबर है, ये ऑपोजिट, ये ट्राइंगल बन रहा है, देखा है ना, है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है। तो ऑपोजिट 16 है, और हाइपोटेनस जो है वो 65 है। तो साइन थीटा की वैल्यू 16/65। तो ये एम जी 0.13 इंटू 10 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, और इसका वेट कंपोनेंट जो अंदर की तरफ लग रहा है वो 0.13 इंटू 10 कॉस थीटा। कॉस थीटा में निकाल देता हूँ। हाँ, पाइथागोरस लगाओ ये जरा, बेस का लेंथ निकालो। 65 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर और अंडर रूट, तो उससे कॉस थीटा का आ जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। 65 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर 63 आ रहा है। तो ये बेस जो है, ये 63 सेंटीमीटर है। तो उसकी मदद से मैं cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो 63/65। और फिक्स्ड है, फ्रिक्शन भी नहीं है, स्मूथ पुली है। तो स्मूथ सिस्टम तो नहीं बताया इसने मेरे ख्याल से, स्मूथ नहीं, रफ है। रफ इंक्लाइंड प्लेन है, पहला सेंटेंस में ही बोला है रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो इसका मतलब है ऊपर जा रहे हो तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रही है, एफ मैक्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ। तो ये सारे फोर्सेस मैंने दिखा दिए इसको, तो ये काम हो गया। शो दैट T minus F is greater than 0.3, where T is the tension, N is the magnitude of the frictional force. Sorry, क्या है? Fn is the, ये Fn लिखा हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स है। और ये जो है, ठीक है ठीक है, फॉर इट टू मूव अप। तो अगर मैं बनाता हूँ इसका P के लिए, हम चाहते हैं कि ये ऊपर जाए, इसका मतलब है टेंशन बढ़ा है। टेंशन माइनस फ्रिक्शन नीचे की तरफ है, F मैक्स जिसको ये F कह रहा है, माइनस वेट कॉम्पोनेंट है 0.13 इंटू 10, और साइन थीटा मैंने निकाला था 16/65 इज इक्वल टू MA। और हम चाह रहे हैं कि ये चीज जो है, ये वाला पार्ट जो है ये पॉजिटिव है। हम वी वांट दिस टू बी ग्रेटर देन जीरो। व्हाई? बिकॉज इट इज मूविंग अप, और अप जाने के लिए हम चाहते हैं कि टेंशन बड़ी हो फ्रिक्शन और वेट कॉम्पोनेंट से। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हम ग्रेटर देन जीरो रख देते हैं, तभी तो ये मूव होगा। तो ग्रेटर देन जीरो किया तो हमारे पास P माइनस एफ इज ग्रेटर देन, ये अगर वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कितना आता है देखते हैं, 0.32 आ रहा है। 0.13, सॉरी, 0.13 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 16/65, 0.32 आ गया। सो ये सेकंड पार्ट भी हो गया।
फिर कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन P एंड प्लेन Q, तो सॉरी प्लेन इज 0.6, तो हमारे पास P माइनस म्यू एन, म्यू पता चल गया 0.6, एन इसका था 0.13 इंटू 10 इंटू 63/65 कॉस थीटा ना, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट 63 है, हाइपोटेनस 65 है, माइनस ये तो मैं निकाल चुका था 0.32 इज इक्वल टू एम ए, एम इसका था 0.13 और ए ये मेरा पी के लिए बन गया। फिर क्यू के लिए क्या बनेगा, जब पी ऊपर जा रहा है तो क्यू नीचे जा रहा है, तो क्यू नीचे जा रहा है तो वेट बढ़ा है, 0.11 इंटू 10 माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए 0.11 ए, ये इक्वेशन बन गई। तो ये टी और ये टी दोनों कट रहे हैं, तो हमारे पास इफ वी एड अप द रिमेनिंग पार्ट्स, तो 0.11 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 0.6 वाला 63, 0.13 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.13 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 63/65 माइनस, यार ये क्या हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा 0.32, बाकी ये सब हटा देते हैं, हटाया क्यों नहीं मैंने, ये सारा बन गया। तो ये 0.024 इज इक्वल टू, इफ वी ऐड दीज अप तो ये हो जाएगा 0.24 ए, तो एक्सीलरेशन आ रही है आंसर डिवाइड बाय 0.24 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन आ गई पी की, जो कि क्यू की भी वही होगी। सही था, सिंपल था, ठीक है, क्लियर है। ये कॉपी कर लो, 2 मिनट ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आज के लिए काफ़ी है, बस ये टॉपिक यहाँ ख़त्म करते हैं, तुम लोग इसे पास से पास करना, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास अब हमारी नेक्स्ट वीक होगी, तो बीच में कुछ ना कुछ मैं टेस्ट रखना है यार, बनाने मुझे टेस्ट में भूल जाता हूँ बार। सर P1 का आप लेंगे कोई टेस्ट? हाँ हाँ, P1 का भी लूंगा, P3 का भी लूंगा, ओ P3 कह रहा हूँ, M1 का भी लूंगा। सर क्योंकि मंडे से